Dear students, I am Dr. Harbhan Singh from the Department of Business Administration, Government College अजमेर। लास्ट लेक्चर्स में हमने मार्केटिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को डिस्कस किया है और आई थिंक आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट या विपणन प्रबंध के बारे में एक शुरुआती एक सोच आपकी डेवलप हो गई होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग स्टार्ट होती है, विपणन स्टार्ट होता है क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग और डिलीवरिंग से। डिलीवरिंग पे तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इन तीनों शब्दों में जो भावार्थ छुपा हुआ है वो बहुत गहरा है। क्रिएटिंग मीन्स बनाना। अब सिर्फ बनाना ही नहीं, बनाने से पहले जो निर्णय लेने होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या मार्केटिंग मैनेजर को, वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। इसी प्रकार कम्युनिकेटिंग, वहाँ पे भी निर्णय लिए जाएंगे, और जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा और डिलीवरी के बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, तो वहाँ पे भी अलग अलग तरह के निर्णय लेने होंगे। यहाँ पर निर्णय लेने से तात्पर्य यह है कि विपणन में जब भी कोई क्रियाविधि आएगी, उस क्रियाविधि के सापेक्ष हमको अपने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट सूटेबल ऑल्टरनेटिव है उसको चूज़ करना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने मार्केट को सेगमेंट किया, फिर टारगेट किया, और उसके बाद में वो पर्टिकुलर एक्स प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो जो उन्होंने प्रोडक्ट एक्स चुना है, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी का भी हो, चाहे वो एडिबल हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे वो कैपिटल गुड ही क्यों ना हो, उससे पहले, उसको बनाने से पहले उनको ये निर्णय लेना होगा कि यदि ये प्रोडक्ट इस मार्केट में जाएगा तो उस प्रोडक्ट का जो फीडबैक होगा, कस्टमर से जो फीडबैक आएगा, वो किस प्रकार होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एक बार बिक जाएगा और फिर नहीं बिकेगा। तो इस प्रकार से हमें जो भी इन्वायरमेंट है, जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनका एक अध्ययन करना होगा। अब ये अध्ययन क्यों करना होगा? क्योंकि मार्केट को स्कैन करने की या मार्केट के बारे में पता करने की वजह बहुत सारी है। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केट को स्कैन नहीं करती है, उसका जो इन्वायरमेंट है उसको स्टडी नहीं करती, तो उसकी जो फेलियर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी जो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होगा, जिस व्यू रचना की वो बात करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे उनको नहीं समझ आएगा। समझ लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है, उसका जो रिप्लेसमेंट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो प्रोडक्ट के सक्सेस होने की चांसेस तो बहुत कम होंगे जब तक कि उसमें कुछ डिफरेंशिएशन या कुछ ऐसी यूएसपी नहीं दी जाए, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ना हो, जिससे कि जो कस्टमर है वो उसको ख़रीदे। तो ऐसे में मार्केट की स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है उसके डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। यदि वो कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे या ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे जिसमें ग्रोथ नहीं है, तो वो फिर उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। फिर उनको जो पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है, स्ट्रेटेजी जो उन्होंने बनाई है, उसको एग्जीक्यूट भी करना होगा। यदि डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है और वो कोई पॉलिसी या स्ट्रेटेजी किसी दूसरे तरह के इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन है, तो वो सेकंड टाइप के इन्वायरमेंट में तो काम ही नहीं करेगी। यदि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो यूएसए में, ब्रिटेन में बहुत अच्छे बिकते हों, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिया में भी बिके। इसलिए मार्केट को स्कैन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्योंकि जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, प्रोडक्ट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वास्तव में जो कस्टमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। वो ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होते हैं, वो डेमोग्राफिक्स के हिसाब से चेंज होते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। वो बहुत सारे कारकों से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रोडक्ट के बारे में डिसीज़न लेना भी बहुत कठिन कार्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पर्टिकुलर कंट्री है या जोग्राफिकल टेरिटरी है, वहाँ का जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है वो क्या है, उसकी पालना भी करनी है। हमें ग्रोथ पर ध्यान देना है। ग्रोथ इसलिए क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन हो सके, और कहीं ना कहीं ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है जहाँ पर वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को पे बैक करे, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज ही तो काम में ले रही है। चाहे नेचुरल इन्वायरमेंट हो, चाहे वो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, दे ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी को पे बैक करना तो ज़रूरी है। और यही सभी बड़े कारण हैं जिनकी वजह से उस पर्टिकुलर मार्केट के इन्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ता है, या स्टडी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की। तो कुल मिला के इन अ नटशेल, जो डिसीजंस हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, वो सभी डिसीजंस को प्रभावित करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता होना चाहिए, ताकि वो उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में निर्णय अच्छी प्रकार से ले सकें। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट की स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है। हम अभी यहाँ पर माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करेंगे। दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और एक मैक्रो इन्वायरमेंट। हम यहाँ पर मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट को आप इस प्रकार समझिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का वातावरण, जो आंतरिक वातावरण है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वहाँ के लोग, वहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं वो, वहाँ के क्रेडिटर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ के जो मैनेजर्स हैं, वहाँ पर जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वहाँ पर जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, और उनका जो वर्क कल्चर है। जे हॉफस्टेड ने वर्क कल्चर की बात करी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करी है, तो वो कैसा है, ये सभी चीज़ें उस पर्टिकुलर कंपनी के इंटरनल एनवायरनमेंट को डिसाइड करेंगे, जिसको हम कभी कभी माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की, या बाह्य वातावरण की, जो कंपनी के बड़े डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। आप एक अजम्पशन ध्यान रखिएगा कि हम ये जो बात कर रहे हैं वो सेलेक्टेड जोग्राफिक एरिया के लिए बात कर रहे हैं। किसी कंट्री की बात कर सकते हैं, या फिर किसी कंट्री के पर्टिकुलर डिफाइंड
एरिया की बात कर सकते हैं, किसी राज्य की बात कर सकते हैं, अथवा किसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हैं, ब्लॉक की बात कर सकते हैं। तो ये जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है वो पर्टिकुलरली डिफाइन होता है किसी भी एक जोग्राफिक एरिया के लिए। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है डेमोग्राफिक्स। देखो, डेमोग्राफिक जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ के लोगों के बारे में बताता है कि वहाँ पर जो लोग हैं उनमें स्त्री अधिक हैं, पुरुष अधिक हैं, बच्चे अधिक हैं या यंग्स ज़्यादा हैं। एक यहाँ पर एक शब्द अब मैं आपको बताना चाहूँगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स जहाँ पर यंग लोगों की संख्या ज़्यादा हो, यानी कि अभी भारत उस स्टेज में चल रहा है जिस स्टेज में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन में यंग लोग ज़्यादा हैं और उन सभी लोगों में फिर जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, लिटरेसी रेट क्या है, बच्चे जो होते हैं नॉर्मली कितनी क्लास तक आराम से पढ़ पाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो डेमोग्राफिक्स को शो करती हैं। और कंपनी के हिसाब से देखिए, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, वहाँ पर किसी टेक्निकल प्रोडक्ट को लॉन्च करना थोड़ा सा हिचक लगता है किसी भी कंपनी के लिए, जहाँ पर ट्रेनिंग की ज़्यादा आवश्यकता है। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो वो सिर्फ बुकलेट देकर काम नहीं चला सकते, उनको कुछ ट्रेनिंग या फिर डेमो देना अनिवार्य होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जहाँ पर लिटरेसी रेट अच्छी है, जहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, वो फिर साथ में प्रोडक्ट के साथ में एक बुकलेट दे सकते हैं, उसमें फ़ोटोग्राफ्स दे सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किस प्रकार से हमें यूज़ करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट डिसीज़न के बारे में हमको पता करनी होती है। दूसरा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो किसी भी कंपनी के मार्केटिंग डिसीज़न को प्रभावित करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये डिसाइड करता है कि उस कंपनी को किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना करना चाहिए। यदि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर इंडस्ट्री साइकिल अगर स्टडी किया जाए, सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट लेके आ रही है और उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है वो अपना स्लो डाउन शो कर रही है इंडस्ट्री साइकिल में, तो वो फिर वहाँ पर थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उस कंट्री का जो इकोनॉमिक फ्लो है वो क्या है, वहाँ की जीडीपी कितनी है, एनएनपी कितनी है, वहाँ पर जो आपके जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो कितना है, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या चल रही हैं, कंपनीज़ के लिए क्या क्या सहूलियतें वहाँ पर दी गई हैं, टैक्स रिबेट्स हैं या नहीं है, इजी लोन्स मिलते हैं अथवा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फेवरेबल ना हो तो कंपनी इस्टेब्लिश ही ना हो। देन नेचुरल एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो कंपनी जब इस्टेब्लिश होगी तो वहाँ पर क्या बरसात ज़्यादा होती है, क्या गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्या रेगिस्तान है वहाँ पर, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी किस प्रकार है, नेचुरल रिसोर्सेज में जो रॉ मटेरियल्स है वो अवेलेबल है या नहीं, पानी अवेलेबल है या नहीं। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करने वाले कारक हैं। या फिर लॉजिस्टिक्स के लिए जब हम जाएंगे तो अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो लॉजिस्टिक्स को बहुत वेल डिफाइन करना होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स की बड़ी समस्या रहती है, लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है, भारी बारिश होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये इन सभी चीज़ों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई कंपनी ऐसी है जिसको पानी की आवश्यकता अधिक होगी, तो वो जहाँ पर अधिक बारिश होती है वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करना
अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी उनके लिए रहेगी। देन टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, कंपनी हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी लेती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे हम ये मानते हैं कि जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम रहेगी। अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट लेवल की है, पुरानी है और अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि कंपनी को इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़े और कंपनी की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी अधिक है। फिर जो उस पर्टिकुलर कंट्री का या स्टेट का जो पॉलिटिकल लीगल जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत देखना होता है। कम से कम 30 डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं इंडिया में जहाँ से क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है इस्टेब्लिश होने के लिए। तो फिर कुछ रेगुलेटरी मेजर्स होते हैं, कंपनीज एक्ट होते हैं, उनके अनुसार टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी होती है, रिपोर्ट्स भेजनी होती है, या फिर कुछ ऑल्टरेशन करने होते हैं तो उनकी परमिशंस लेनी होती है। फिर गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है, गवर्नमेंट हमेशा कंट्री के भले के लिए काम करते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, फोकस पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई गवर्नमेंट है वो बिज़नेस को फोकस कर सकती है, अथवा कोई गवर्नमेंट है जो वेलफेयर को फोकस कर सकती है। डिपेंड करेगा कि जब जो ऑर्गेनाइजेशन है जब इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं तब किस तरह का वहाँ पे पॉलिटिको लीगल इन्वायरमेंट है। लीगल इन्वायरमेंट है, उनको जो प्रोविज़न्स हैं वो फॉलो करने के लिए एनफोर्स करता है कि वो पर्टिकुलर जो प्रोविज़न्स हैं जो बनाए गए हैं, जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो बनाई गई है उसको फॉलो किया जाए। वहीं पे वो कंट्री का जो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है, डेमोग्राफिक और सोशियो कल्चर, ये दोनों मिलकर बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करते ही हैं, जिसके कारण ये डिसाइड करने में मुश्किलें आती हैं कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा, वहाँ के लोगों को वो प्रोडक्ट सही लगेगा नहीं लगेगा, या फिर उनके कल्चर के हिसाब से वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। वहाँ पर उनके रहन सहन का तरीका क्या है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस क्या है, उनके फेस्टिवल कौन कौन से होते हैं, कब कौन सी चीज़ का कंजम्पशन ज़्यादा होता है। इस तरह से पूरा का पूरा जो मैक्रो इन्वायरमेंट है वो बहुत सारे न्यूमरस फैक्टर्स लेके आता है, बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक लेके आता है, जिससे वो प्रोडक्ट प्रभावित हो सकता है। तो कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ये निर्णय लेना है कि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करे, और उस इन्वायरमेंट को स्टडी करने के बाद में ही वो अपने निर्णय लें। मैं समझता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और पहले भी आपने इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आपको अधिक मुश्किल नहीं आएगी इन सभी चीज़ों को पढ़ने में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ सेगमेंटेशन का पार्ट स्टडी करेंगे, और थोड़ा सा कस्टमर के बारे में भी हम जानेंगे कि कस्टमर का जो बिहेव है वो किस प्रकार से हमारे सेगमेंटेशन को, टारगेटिंग को और पोजीशनिंग को प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा पार्ट हम कस्टमर का लेंगे, और उसके बाद में हम सेगमेंटेशन, देन टारगेटिंग, देन पोजीशनिंग पे आएंगे। थैंक यू।